क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्मूला फॉर ऑपरेटिंग लीवरेज। फॉर्मूला फॉर द ऑपरेटिंग लीवरेज क्या है? ठीक है, EBIT डिवाइडेड बाय PBT या C डिवाइडेड बाय EBIT, ये है, ये या नन ऑफ द अबव। जो ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला है इनमें से क्या है? जो फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए इसमें से क्या है? ओके, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। आंसर फिर से मैं हाइड कर रहा हूं, ये कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। ठीक है, कंट्रीब्यूशन का मतलब समझते हो ना, कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्टिंग का टॉपिक है ये, है ना। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन को हमने किससे डिवाइड किया है? EBIT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, Who was coined the net operating income theory the capital structure? ये थ्योरी किसने दी थी? गॉर्डन ने, हडसन ने, डुरंड ने या वोल्टर ने? ये क्वेश्चन तो आई थिंक हम में से काफी सारे बच्चों को पता होना चाहिए। ये जो थ्योरी दी थी किसने दी थी? क्वेश्चन नंबर 14। ओके, ड्यूरंड ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर C, डेविड ड्यूरंड ने ये डेफिनेशन दी थी, ये जो अप्रोच दी थी, क्या चलो। ठीक है, ये जो अप्रोच, जो सिद्धांत था ना, नेट ऑपरेटिंग इनकम की थ्योरी, इन्होंने दी थी। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट? कंट्रीब्यूशन के नीचे क्या लिखा हुआ है? ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले का क्या नाम है? ये अभी आया भी था क्वेश्चन वाला, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। किसका था ये? फाइनेंशियल लीवरेज का, ऑपरेटिंग लीवरेज का, कंपोजिट लीवरेज का या नन ऑफ द अबव? ये क्वेश्चन हमने भी किया भी था, राइट, ऑपरेटिंग लीवरेज। ये फॉर्मूला हमने अभी 2-3 क्वेश्चंस पहले ही देखा था। ठीक है, ऑपरेटिंग लीवरेज डेफिनेटली। आगे क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा है आई थिंक। करंट एसेट्स में से अगर करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दें, ये क्वेश्चन तो सबको पता होगा, इसका आंसर तो दे सकते हैं हम सब। ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। करंट एसेट्स में से अगर करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दे तो ओके, इसका हमारा आंसर डेफिनेटली है वर्किंग कैपिटल। कंट्रीब्यूशन के अंदर जो कंट्रीब्यूशन का जो फॉर्मूला रहता है वो मैंने आपको बताया था। कंट्रीब्यूशन के अंदर मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना अभी। ओके, कंट्रीब्यूशन के अंदर फॉर्मूला था हमारा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट का। तो जो ऑपरेटिंग लीवरेज होता है ना, एक लागत कॉस्ट अकाउंटिंग एक फॉर्मूला है जो एक ऐसे लेवल को मेजर करता है जिसमें एक फर्म या जो प्रोजेक्ट के लेवल में अगर हम थोड़ा सा इंक्रीज कर दें ना, तो इंक्रीज करने से हमारी जो ऑपरेटिंग इनकम है ना, उसमें हम वृद्धि कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं।
तो ठीक है, तो मतलब हमने प्रोजेक्ट का थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया, प्रोजेक्ट का लेवल जैसे हमने थोड़ा सा बढ़ाया तो उससे हमारी ऑपरेटिंग जो इनकम है ना वो हमारी इंक्रीज हो सकती है। तो इसका ये फॉर्मूला है ऑपरेटिंग लीवरेज का, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सेस वर्किंग कैपिटल इज एविडेंस ऑफ। अगर हमारे पास एक्सेस वर्किंग कैपिटल है तो ये किस बात का प्रमाण है? एडवांस क्रेडिट का, या डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट का, या आइडियल फंड्स का, या नन ऑफ द अबव? इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? अगर हमारे पास एक्सेस वर्किंग कैपिटल है तो क्या होगा? यस, हमारे पास इसका मतलब होता है कि आइडियल फंड्स हमारे पास रखे हुए हैं। ठीक है, आइडियल फंड्स, तो आइडियल फंड्स का ये प्रमाण है, प्रूफ है। ये पैसे की बर्बादी है किस्म से, और एक प्रकार के गैर प्रचलन संपत्ति बन जाती है, मतलब जो ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारे यूज में भी नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर ये वाला देखो पहले, विच लीवरेज एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंट्रीब्यूशन एंड द अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हालांकि ये क्वेश्चन हमारा अभी आ चुका है, बट फिर से ये थर्ड टाइम देखो रिपीट हो रहा है आपके सामने। तो इसका आंसर हम सबको पता है पहले से ही, ऑपरेटिंग लीवरेज। ऐसा कौन सा है जो रिलेशनशिप बताता है कंट्रीब्यूशन और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के बीच में? तो ये ऑपरेटिंग लीवरेज। फिर इसी तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर ये वाला दिया हुआ है, देखो ध्यान से, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंशियल एनालिसिस की कौन सी टेक्निक इसमें से नहीं है? फंड फ्लो, या कैश फ्लो स्टेटमेंट, जर्नल एंट्रीज, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या ट्रेंड परसेंटेज? आई थिंक ये क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत सिंपल है, आप सब बता सकते हो। बताओ इसका आंसर क्या होगा? ओके, एक ने ठीक आंसर दिया, कविता गलत, पूजा का ठीक, रेनू का ठीक, आकाश का ठीक, अनु ये क्या लिखा है? अकाउंट कॉमर्स के स्टूडेंट्स हो, स्पेलिंग देखो क्या लिखी है तुमने, कुछ भी। बी, जर्नल एंट्रीज, क्योंकि ये तो सारे फाइनेंशियल एनालिसिस की टेक्निक्स होती है, फ्रंट फ्लो स्टेटमेंट, कॉमन स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ट्रेंड परसेंटेज। बट जर्नल एंट्रीज तो सिर्फ नॉर्मल सा है, फाइनेंशियल एनालिसिस की कोई टेक्निक थोड़ी ना है ना? आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज फंड्स बीइंग फिक्स्ड इंटरेस्ट और डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ये किसको सिग्निफाई करता है? फिक्स एसेट रेशो को, डिविडेंड यील्ड रेशो, कैपिटल गियरिंग रेशो, या डेट सर्विस कवरेज रेशो? इसमें से किसको इंडिकेट कर रहा है, किसको सिग्निफाई कर रहा है? बताओ, ये वाला जो फॉर्मूला है ये किसको सिग्निफाई कर रहा है? ओके, कैपिटल गियरिंग रेशो। ठीक है, कैपिटल गियरिंग रेशो, किसी भी कंपनी का जो कैपिटल गियरिंग रेशो होता है ना, ये कंपनी के जो फाइनेंशियल रिस्क होते हैं ना उसके बारे में हमको बताता है। इससे हम ये पता कर सकते हैं कि जो हमारी कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो ना वो कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि जितनी फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग होती है ना तो उतनी ही कम हमारी कंपनी के डूबने की या रिस्क की उतनी पॉसिबिलिटी कम होती है। तो इस रेशो को हम सीजीआर भी बोल सकते हैं, कैपिटल गियरिंग रेशो, सीजीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अंडर डेट
Under dash analysis in financial statement analysis, a study is made on the quantitative relationship of the various item in the financial statement on the particular date. Vertical, internal, horizontal and external. ठीक है, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में डैश विश्लेषण एक विशेष तिथि पर वित्तीय विवरणों में विभिन्न मदों के मात्रात्मक संबंधों में एक अध्ययन किया जाता है। वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में, इंटरनल में या एक्सटर्नल में? वर्टिकल, राइट। वर्टिकल एनालिसिस को हम स्टैटिक या कंस्ट्रक्टिव एनालिसिस के नाम से भी जानते हैं, जो ये किसी भी एक स्पेशल डेट पर तैयार किए गए जो हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस होते हैं कि एकल सेट्स का एक विश्लेषण करके बनाया जाता है। तो इस एनालिसिस के अंदर किसी विशेष फैक्टर के अंदर जितनी भी मदें होती हैं ना, जितनी भी आइटम्स होती हैं, उसके बीच में हम क्वांटिटी रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Dash involve the evaluation of the financial performance over a period of time using financial ratio analysis। ठीक है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमको पता चलती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम की, किससे? लिक्विडिटी रेशो से, ट्रेंड रेशो से, सोल्वेंसी रेशो से, या इंटरफर्म कंपैरिजन से? किससे? ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, ट्रेंड का पता चलता है क्योंकि काफी सारे ईयर्स का डेटा हम इकट्ठा रखकर एक ट्रेंड चेक करते हैं ना, तो हमको ट्रेंड का पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। Which of the following factor influences the working capital management policy of the firm? Excise duty on the capital equipment, या sudden increase in the demand for the product of the company, या adoption of better technology leading to reduction in the production, या sudden stopper of the supply of a major raw material। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक फैक्टर है जो एक फर्म की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की जो पॉलिसीज है ना उसको इफेक्ट करता है। इन चारों ऑप्शन में से हमको ऑप्शन देखना है। ओके, इसके आंसर मैं थोड़े से चेंज कर रहा हूं, ठीक है, चेक करके देखना। मान लो ऑप्शन नंबर ए, वैसे तीनों के तीनों पॉइंट हमारे पास आएंगे नीचे वाले, ये जो तीन के तीन है ना, ये तीनों के तीनों पॉइंट हमारे आंसर हैं। तो मान लो ऑप्शन नंबर ए होता आपके पास कि सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट, तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगा सकते थे। ठीक है, तो जो पहला वाला पॉइंट है ये तो पॉलिसी को इफेक्ट नहीं करेगा, बट सेकंड, थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारा पॉलिसीज को चेंज करने वाला, इफेक्ट करने वाला है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 25। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स 10,20,000, प्रोविजन फॉर टैक्स है 3,30,000, 15% डिबेंचर है हमारे पास 15 लाख के। हमको बताना है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो इसे कितना आएगा? तो देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो आप अगर आप निकाल सकते हो तो ये मैं ही निकाल के बता दूं। इस क्वेश्चन के अंदर देखो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट बट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, तो हमारे पास दिया हुआ है कितना? 10,20,000 रुपए। इसमें टैक्स का प्रोविजन जो था उसमें आप ऐड कर लेना। तो 10 लाख, ये जो आपका 10,20,000 दिया हुआ है ना, इस 10,20,000 के अंदर क्या करना, आप सिंपल सी बात करना, प्रोविजन फॉर जो टैक्स है ना 3,30,000 का, ये आप ऐड कर लेना। तो 3,30,000 आप ऐड कर देना, तो हमारे पास कौन सा आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 13,50,000 रुपए। ठीक है, 13,50,000 रुपए बन गया। तो 13,50,000 रुपए, इसको हम क्या कह सकते हैं? हम इसको कह सकते हैं हम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग
बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको हम कह सकते हैं। ये हमारा बन गया अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स बन गया, तो अगर हम देखें जो हमारे डिबेंचर थे, डिबेंचर कितने हैं 15% वाले, ये 15% वाला डिबेंचर है, तो 15 लाख के ऊपर अगर मैं 15% का इंटरेस्ट पे किया हो तो इंटरेस्ट कितना बन गया, 2,25,000 का तो हमारा इंटरेस्ट बन गया। और हमको क्या निकालना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब इंटरेस्ट कवरेज रेशो का हमने फॉर्मूला पहले भी देखा हुआ है, फॉर्मूला जब हम किए थे क्या किए थे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट, जितना हमने इंटरेस्ट ड्यूरिंग द ईयर पे किया है, तो जितना हमने इंटरेस्ट पे किया है, तो ये वाली आइटम डिवाइडेड बाय 2,25,000। तो आप ये सोल्व करके थोड़ा देखोगे तो आपको आंसर का पता चलेगा। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सोल्व करके देखना 6 टाइम्स। ठीक है, तो देखना हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए था, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हमने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स तक पहुंचने के लिए वापस टैक्स के प्रोविजन को ऐड कर दिया, ये हमारे पास आ गया, ये आइटम आ गई, इंटरेस्ट हमने इतना पे करना था, किया होगा 2,25,000, तो उसे डिवाइड कर देना, हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला फिर से बना रहा हूं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय आपने जो भी इंटरेस्ट के जो भी एक्सपेंसेस पे करने हैं ये वाले, बस ये वाला फॉर्मूला लगाना, आपके पास आंसर आ जाएगा क्या, 6 टाइम्स। ठीक है, बहुत सिंपल सा है ये इंटरेस्ट कवरेज रेशो, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम बोलते हैं EBIT, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट के जो भी एक्सपेंसेस आपने पूरे किए हैं दिए हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टूल ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, इसमें से फाइनेंशियल एनालिसिस का कौन सा टूल नहीं है, रेशो एनालिसिस, कॉमन सही फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस या ट्रेंड परसेंटेज एनालिसिस। तो इन चारों में से बताना है हमारा कौन सा आंसर रहेगा। यस, ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक है, ब्रेक इवन एनालिसिस, क्योंकि आपको पता है ना कि जो हमारे फाइनेंशियल एनालिसिस की जो टेक्निक्स होती हैं कौन सी होती हैं, कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड एनालिसिस, एवरेज एनालिसिस, कैपिटल वर्किंग कैपिटल में चेंज का जो स्टेटमेंट होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशो एनालिसिस, या कॉस्ट प्रॉफिट एनालिसिस, है ना, कॉस्ट क्वांटिटी प्रॉफिट एनालिसिस, बट ये ट्रेंड एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, रीऑर्डरिंग लेवल इज कंप्यूटेड थ्रू मल्टीप्लाइंग मैक्सिमम पीरियड विद, अधिकतम समय को डैश से गुना करके पुनः आदेश दर को ज्ञात किया जाता है, मैक्सिमम कंजम्पशन या मिनिमम यूसेज या एवरेज यूसेज या रीऑर्डर क्वांटिटी। ओके, तो रीऑर्डर लेवल की अगर हम बात करें तो रीऑर्डर लेवल का क्या होता है, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड। तो यहां पर डेफिनेटली हमारा मैक्सिमम पीरियड तो दिया हुआ था, मैक्सिमम पीरियड को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, मैक्सिमम कंजम्पशन से। तो जो रीऑर्डर लेवल होता है ये एक ऐसा मतलब मटेरियल का एक ऐसा लेवल होता है जहां पर हम ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, मटेरियल के लिए फिर से ऑर्डर भेजती है, ठीक है, जिससे हम अपना एक मिनिमम लेबर स्टॉक का रख सकें और हमारा प्रोडक्शन भी चलता रहे। तो ये होता है हमारा मैक्सिमम पीरियड, जो भी है पीरियड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन से, तो मैक्सिमम पीरियड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन से, तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो मैक्सिमम पीरियड तो इन्होंने दिया हुआ था बट कह रहा था कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये मल्टीप्लाई होगा मैक्सिमम कंजम्पशन से। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फ्लोइंग वुड नॉट बी रिपोर्टेड एन एन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको हम किस में से, इनमें से कौन सी आइटम ऐसी जिसको हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं कह सकते, सेलिंग ए डेप्रिशिएटेड एसेट फॉर द कैश एट ए लॉस, या परचेजिंग ए पेटेंट यूजिंग कैश, या परचेजिंग लैंड इन द एक्सचेंज ऑफ स्टॉक फॉर स्टॉक, या परचेजिंग शेयर ऑफ स्टॉक ऑफ अनदर कंपनी यूजिंग कैश।
तो इसमें से कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नहीं है? अब ये क्वेश्चन आप समझ गए हो क्वेश्चन कौन सा चैप्टर का है ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो अब उसमें देखना है कि हमारी कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इसमें से नहीं है। ओके, परचेजिंग लैंड इन द एक्सचेंज ऑफ स्टॉक, मैंने स्टॉक दे दिया, स्टॉक के बदले में मैंने परचेज, क्योंकि स्टॉक भी तो सेल हुआ ना भाई आपका, ठीक है। क्योंकि इसमें मैंने स्टॉक को सेल किया है, इसलिए हमारी ऑपरेटिंग के अंदर आएगी, इन्वेस्टिंग के अंदर नहीं है, तो अपने को ध्यान से देखना है। क्योंकि इसमें हमारा कैश का इस्तेमाल तो हुआ नहीं है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तो अंदर आएगा नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो 29, गिवन वर्किंग कैपिटल है 1,30,000, करंट लाइबिलिटीज 97,500, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज है 25,000, ओनर्स की इक्विटी है 25,000। हमको निकालना है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कितनी होंगी? इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग घिसा के देखो। वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट लाइबिलिटीज गिवन है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज गिवन है, ओनर की इक्विटी गिवन है, हमको बताना है करंट एसेट्स। ध्यान से देखो इसमें करंट एसेट्स कितनी आएंगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, इसमें वर्किंग कैपिटल बताओ कितनी आएगी, जल्दी से बताना, सीधा आंसर लिखना अमाउंट के अंदर। देखो को वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास वर्किंग कैपिटल भी गिवन है, करंट लायबिलिटीज भी गिवन है, तो अल्टीमेटली हम करंट एसेट्स का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो करंट एसेट्स का अमाउंट अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास सीधी सीधी जो हमारी करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट्स हमारे पास आ जाएंगी 2,27,500। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, बी 227,500। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, कहता है कि इफ स्टैंडर्ड कॉस्ट इज हायर देन द एक्चुअल कॉस्ट देन वेरिएंस इज। अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट से ज्यादा है तो वेरिएंस इज फेवरेबल, अनफेवरेबल, यूनिफॉर्म या बजटेड, बजट में है। इसको क्या बोलेंगे? ओके, इसको बोलेंगे मैं फेवरेबल। हमने सोचा था कि मान लो खर्चा होएगा 2,000 रुपए, खर्चा हो गया हमारा मान लो 1,500 रुपए, तो हम फेवर में खड़े हैं, फेवरेबल। स्टैंडर्ड कॉस्ट ज्यादा है एक्चुअल कॉस्ट से, वेरिएंस इज फेवरेबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द रेंज फ्रॉम द फ्लोइंग डेटा। इस क्वेश्चन में हमको रेंज पता करनी है, तो डेफिनेटली ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, स्टैट का क्वेश्चन है। तो रेंज बताओ, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में देखो लार्जेस्ट वैल्यू क्या है। इस क्वेश्चन में जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 60, और स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक करोगे तो कितनी है? जो सबसे छोटी वैल्यू अगर आप इसमें चेक करोगे तो ये 25 है। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट क्या बन जाता है? रेंज बन जाती है। तो 60 में से 25 को माइनस कर दो, हमारे पास क्या आ गया? रेंज का आंसर 35। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर इसमें क्या होगा? बी, रेंज। ये हमारा स्टेट का क्वेश्चन था, ठीक है। रेंज हमारी आ गई 35। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, फाइंड द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ वैल्यूज। इस क्वेश्चन में से हमको मीडियन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन आपने सोल्व करना है, मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं इसको। जल्दी से मीडियन की वैल्यू बताओ इसमें से क्या रहेगी। बस ध्यान रख लेना, मीडियन निकालते हुए पहले हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना होता है, फिर मीडियन निकालना होता है। तो बताओ